इनकम फ्रॉम सैलरी के इस 13वें भाग में आपका पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर अरुण कुमार जैन, MBR राजकीय महाविद्यालय बलोत्रा। इस व्याख्यान में हम अनुलाभों के मूल्यांकन की बात प्रारंभ करेंगे और विभिन्न अनुलाभों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये स्लाइड जो अदर एम्प्लॉयज़ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए गलती से यहाँ पर आ गई है, इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजाइट, अनुलाभों का मूल्यांकन। इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न, गत व्याख्यान में हमने सीखा व्हेन टू वैल्यू एंड नॉट टू वैल्यू परक्यूजाइट्स। अनुलाभों का कब मूल्यांकन करना और कब मूल्यांकन नहीं करना, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। इस व्याख्यान में हम बात करेंगे हाउ टू वैल्यू परक्यूजाइट्स एंड इंक्लूड देम इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। इस व्याख्यान में हम सीखने जा रहे हैं अनुलाभों का मूल्यांकन कैसे करेंगे और उन्हें कर योग्य वेतन से आय शीर्षक में कैसे सम्मिलित करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। असुसज्जित किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन एज पर रूल 3(1). इसको सिंपली रेंट फ्री एकोमोडेशन, किराए से मुक्त मकान के नाम से भी बुलाया जाता है। रेंट फ्री एकोमोडेशन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। किराए से मुक्त मकान की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, एक्सेप्ट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर, एंड ऑफिशियल ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के अधिकारियों को छोड़कर, और यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर, और ए लीडर ऑफ ओपोजिशन या विपक्ष के नेता को जो मकान की सुविधा दी गई है उसको छोड़कर। यानी ये जो विशिष्ट श्रेणी के करदाता है, इनको यदि मकान की सुविधा दी गई है तो वो करमुक्त होगी, इसलिए उसे यहाँ वैल्यूएशन के शीर्षक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनको छोड़कर सभी कर्मचारियों के लिए यह कर योग्य होता है। Accommodation here includes fixed as well as floating structure. यहाँ आवास accommodation मकान से तात्पर्य फिक्स्ड का अर्थ हुआ जो स्थिर है, और इसके साथ ही जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो चलायमान ढांचे होते हैं, उनको भी मकान की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। फिक्स्ड स्ट्रक्चर के उदाहरण हैं अ हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस और पार्ट देयर ऑफ। एकोमोडेशन इन होटल, किसी होटल में आवास की व्यवस्था करना, मोटेल, सर्विस अपार्टमेंट, एक गेस्ट हाउस एटसेट्रा। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर यानी चलायमान ढांचे में सम्मिलित होते हैं अ कारवां, मोबाइल होम, जैसे आजकल वैन्स चलती है, वैनिटी वैन्स जिनको बोलते हैं, शिप्स, जहाज आदि। फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन एम्प्लॉयज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ एनी अंडरटेकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। वे कर्मचारी जो केंद्रीय या राज्य सरकार के हैं या जो सरकार के अधीन किसी भी संस्था में कार्य करते हैं, उनको छोड़कर जो शेष सभी कर्मचारी होंगे, रेजिडुअल एम्प्लॉयज़, बचे हुए कर्मचारी, उनको आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं, गैर सरकारी कर्मचारी, अदर एम्प्लॉयज़, अन्य
कर्मचारी बोल सकते हैं, और से प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ या उन्हें निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी कहा जा सकता है। पहले हम बात करते हैं यदि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मकान की सुविधा दी गई हो। यह सुविधा दो प्रकार से दी जा सकती है। इफ़ फर्निश्ड एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड, इफ़ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड, यदि असुसज्जित मकान दिया गया है यानी केवल मकान दिया गया है, इन केस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द एकोमोडेशन टू देयर एम्प्लॉयज़, perquisite value shall be the license fee or the value determined as per government rules। बहुत ही आसान है। यदि सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा कोई भी मकान दिया गया है किराए से मुक्त रहने के लिए, तो उसका मूल्यांकन सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाएगा, या वो लाइसेंस फीस जो उस मकान के लिए सरकारी नियमों में निर्धारित की गई है, उसे मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सरकारी नियम हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत नहीं पढ़ते, इनकी जानकारी भी नहीं होती। हर स्टेट में, हर स्थान पर, हर जगह पर अलग अलग ये हो सकते हैं। हमारे लिए आसान बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को दिए गए मकान का सरकारी मूल्य प्रश्न में सदैव दिया जाएगा। फर्निश्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, दैट इज इफ फर्नीचर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ हाउस, यानी यदि सुसज्जित मकान कर्मचारी को दिया गया है, अर्थात यदि मकान के साथ में फर्नीचर आदि की सुविधा भी प्रदान की गई है। इफ़ एम्प्लॉयर हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फर्नीचर, यदि नियोक्ता ने फर्नीचर की सुविधा भी प्रदान कर रखी है, इंक्लूडिंग टीवी, रेफ्रिजरेटर, अदर हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, एयर कंडीशनिंग, प्लांट और इक्विपमेंट, टीवी, फ्रिज, अन्य घरेलू उपकरण, एयर कंडीशन, कोई अन्य प्लांट या उपकरण, ये सभी सुसज्जा की श्रेणी में सम्मिलित किए जाएंगे। इन सच ए केस वैल्यू डिटरमाइंड अबव शैल बी इंक्रीज्ड बाई 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी ऊपर जो हमने असुसज्जित मकान का मूल्य पता लगाया था, उसमें ये सभी जो सुसज्जा की सुविधाएं कर्मचारी को दी गई है, उन सब की लागत का 10% असुसज्जित मकान के मूल्यांकन में जोड़ दिया जाएगा। एंड इफ़ सच फर्नीचर इज़ हायर्ड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, मान लीजिए यदि ये सभी फर्नीचर किराए पर लिए गए हों, यानी इनका स्वामी नियोक्ता नहीं है, सरकार नहीं है, सरकार ने ये किराए पर लेकर कर्मचारी को दिए हैं, द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन शैल बी इंक्रीज्ड बाय द एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल। उस स्थिति में जो वास्तव में इन सुविधाओं के लिए जो किराया सरकार द्वारा चुकाया गया है, उससे अनफर्निश्ड एकोमोडेशन असुसज्जित मकान के मूल्य को बढ़ा दिया जाएगा। एक बार फिर हम देख लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में कौन कौन सम्मिलित होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी सरकारी कर्मचारियों में सम्मिलित है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी। फर्दर एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन डेपुटेशन विथ एनीबडी और अंडरटेकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कोई भी कर्मचारी जो डेपुटेशन पर कहीं पर भी कार्य कर रहा हो, किसी भी संस्थान में जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली हो, शैल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसे भी सरकारी कर्मचारी ही माना जाएगा। हाउएवर एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट आर नॉट कॉल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हालांकि विदेशी सरकार के जो कर्मचारी कार्य करते हैं, उनके कर्मचारियों को हम सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन को भी एक बार पुनः याद कर लेते हैं। निम्नलिखित को दिया गया किराए से मुक्त रहने का मकान कर से मुक्त है, अतः उनके मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।
प्रोवाइडेड टू कैबिनेट मिनिस्टर, यदि किसी मंत्री को कोई मकान की सुविधा दी गई है। प्रोवाइडेड टू एनी जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को मकान की सुविधा दी गई है। प्रोवाइडेड टू एनी ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी अधिकारी को यदि मकान की सुविधा दी गई है। प्रोवाइडेड टू द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, संसद में जो विपक्षी पार्टी होती है उसके नेता को जो मकान रहने के लिए दिया जाता है किराए से मुक्त। प्रोवाइडेड टू सर्विंग चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, उसके कार्यरत चेयरमैन और सदस्यों को यदि कोई मकान की सुविधा दी गई है तो वो भी कर से मुक्त होगी। अब हम बात करते हैं अन्य कर्मचारियों को, रेजिडुअल कैटेगरी मीन्स जो शेष बच गए हैं, जिनको गैर सरकारी कर्मचारी या निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी कहा जा सकता है, उनके लिए हम मकान की सुविधा का मूल्यांकन कैसे करेंगे। इसके लिए हमें नियमों को 3 भागों में विभाजित करना है। सबसे पहले सिटी इन विच एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड, यानी मकान किस स्थान पर उपलब्ध करवाया गया है। एकोमोडेशन इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यदि मकान का मालिक नियोक्ता स्वयं है। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं एकोमोडेशन इज़ नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यदि नियोक्ता स्वयं मकान का मालिक नहीं है। इन तीनों परिस्थितियों में नियमों को एक एक करके हम देखेंगे। मान लीजिए पहले हम बात करते हैं एक ऐसे स्थान की जहाँ की जनसंख्या 2001 जनसंख्या रजिस्टर के अनुसार 25 लाख से अधिक है, तो वहाँ पर ऐसा मकान जिसका मालिक नियोक्ता है उसका मूल्यांकन वेतन का 15% होगा। मान लीजिए एक नियोक्ता ने कर्मचारी को, जिसका नियुक्ति स्थान मुंबई है, जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, और कर्मचारी का वेतन यदि 10 लाख रुपए है, तो नियोक्ता के स्वामित्व वाला मकान किराए से मुक्त यदि रहने के लिए दिया गया है तो उसका मूल्यांकन होगा 10 लाख का 15%, यानी 1,50,000 रुपये। फिर हम बात करते हैं यदि पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 25 लाख तक हो। 25 लाख से ज़्यादा होने पर ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। एग्जैक्ट 25 लाख है तो इस सेकंड कैटेगरी में आएंगे, और यहाँ पर ऐसे किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य वेतन का 10% होगा। मैं आपको पुनः एक बार याद दिला दूँ, यहाँ पर वेतन का क्या तात्पर्य होगा उसे हमें अलग से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आयकर अधिनियम में विभिन्न स्थानों पर वेतन की परिभाषा मूल्यांकन के दृष्टिकोण से अलग अलग दी गई है। एनी अदर सिटी, जो तीसरी कैटेगरी यहाँ पर ली गई है, इसका अर्थ है जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख तक है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर होते ही इसके ऊपर वाली श्रेणी में चले जाएंगे। तो हम यूँ कहेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन एग्जैक्ट 10 लाख तक है तो हम ऐसे किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन होगा वेतन का 7.5%। तो जैसा भी केस हो 15% या 10% या 7.5% वेतन का ज्ञात करेंगे, वो उसका कर योग्य मूल्य होगा और हम कर योग्य वेतन की गणना में उसको सम्मिलित करेंगे। अब हम बात करते हैं स्थान कोई भी हो, जनसंख्या कोई भी हो, लेकिन यदि मकान का मालिक नियोक्ता नहीं है, उसने किराए पर लेकर दिया है, अथवा कर्मचारी को कह दिया कि तुम कोई भी मकान की व्यवस्था कर लो, उसके व्ययों का भुगतान मैं कर दूंगा, तो ऐसी स्थिति में तीनों ही परिस्थितियों में, चाहे जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सभी के लिए एक समानांतर नियम बनाया गया है। जो नियोक्ता द्वारा ऐसे मकान की व्यवस्था करने के लिए वास्तव में किराया चुकाया गया है या चुकाना है, और वेतन का 15%, दोनों में से जो भी कम होगा उसे मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। जैसा कि हमने देखा विभिन्न परिस्थितियों में वेतन का कभी 15% निकालना है, कभी 10% निकालना है, कभी 7.5%, तो यहाँ वेतन का अर्थ समझना भी ज़रूरी है।
रेंट फ्री अकोमोडेशन RFA के पॉइंट ऑफ व्यू से वेतन का अर्थ उसके मूल्यांकन के लिए क्या रहेगा? सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द ड्यू बेसिस। यहाँ ध्यान रहे, वेतन देयता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा, यानी वास्तव में प्राप्त हो या नहीं हो। यदि ड्यू हो गया है तो उसे मूल्यांकन के लिए सम्मिलित किया जाएगा। फॉर द टाइम पीरियड फॉर विच द अकोमोडेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल उस अवधि के लिए ही वेतन को सम्मिलित करना है जिस अवधि के लिए मकान की सुविधा दी गई है। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को पूरे वर्ष में से केवल 6 माह के लिए मकान की सुविधा दी है तो हमको केवल 6 माह के लिए ही वेतन की गणना करनी है, और उन्हीं 6 महीने के लिए जिन 6 माह में मकान की सुविधा नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई है। सैलरी में जो सम्मिलित करेंगे वो है बेसिक सैलरी, मूल वेतन, DA महंगाई भत्ता, इफ़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जिसको सामान्य शब्दों में हम कहते हैं जो सेवा शर्तों के अधीन दिया गया हो, यानी जो सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में सम्मिलित किया जाएगा, उस महंगाई भत्ते को सम्मिलित करना है। यानी यदि कोई महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन नहीं है तो उसको सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। बोनस सम्मिलित करना है। कमीशन वेदर रिसीव्ड एज फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल और अदरवाइज, चाहे विक्रय के स्थिर प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो या किसी अन्य प्रकार से, यानी कमीशन को सदैव सम्मिलित करना है। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, जितने भी भत्ते जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं उनका जो कर योग्य भाग है, कर योग्य भाग को यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। यदि कोई भत्ता कर से मुक्त है या किसी भत्ते का कोई भाग कर से मुक्त है तो उसको सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। मॉनेटरी पेमेंट्स विच डू नॉट हैव नेचर ऑफ परक्यूजाइट सच एज लीव एनकैशमेंट, यानी कोई भी मौद्रिक भुगतान जो अनुलाभों की प्रकृति का नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए लीव एनकैशमेंट, इसका मतलब है अवकाश के बदले में प्राप्त राशि। कोई कर्मचारी यदि अवकाश का उपभोग नहीं करता है और इसके बदले में नियोक्ता द्वारा उसको कोई राशि दे दी जाती है और वो राशि यदि कर्मचारी को मिलती है तो उसे भी हम वेतन की परिभाषा में सम्मिलित करेंगे। सैलरी वुड नॉट इंक्लूड, लेकिन यहाँ पर सैलरी की परिभाषा में क्या क्या सम्मिलित नहीं किया गया है उसे जान लेना भी जरूरी है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर, नियोक्ता का भविष्य निधि में योगदान सम्मिलित नहीं किया जाएगा। परक्यूजाइट वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मौद्रिक या गैर मौद्रिक किसी भी अनुलाभ को सम्मिलित नहीं कर रहा है। एरियर ऑफ सैलरी, यानी बकाया वेतन को सम्मिलित नहीं करना है। एडवांस सैलरी, अग्रिम वेतन यदि प्राप्त हो जाता है तो उसे भी सम्मिलित नहीं करना है। एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और वारंट्स अंडर ESOP, यदि एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत कोई भी अंश, कोई ऋण पत्र या कोई भी वारंट कर्मचारी को निर्गमित किए गए हों, आवंटित किए गए हों या उनके बदले में किसी प्रकार का कोई भुगतान किया गया हो तो उसे भी वेतन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां आ जाती है, उस समय हमें किस प्रकार आयकर अधिनियमों के प्रोविजंस, प्रावधानों का, रूल्स, नियमों का ध्यान में रखना है। उन परिस्थितियों और संबंधित प्रावधानों और नियमों की अब हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्निश्ड एकोमोडेशन। हम एक बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब सरकारी कर्मचारी को कोई भी सुसज्जित मकान दिया जाता है, यानी मकान के साथ साथ फर्नीचर, टीवी, फ्रिज आदि उपलब्ध करवाया जाता है, तो उस केस के अंदर मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। यदि नियोक्ता ने इन सब चीज़ों को खरीदा है और खरीद कर कर्मचारी को दिया है तो इन सभी वस्तुओं की लागत का 10% मकान के मूल्य में जोड़ दिया जाएगा, मकान का मूल्य बढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन आदि 1 लाख रुपए मूल्य के उपलब्ध करवाए गए हैं और ये सभी नियोक्ता के स्वामित्व में है, तो 1 लाख का 10% यानी इन सभी सुविधाओं के उपयोग का मूल्य 10% 10,000 रुपये माना जाएगा और वह मकान की सुविधा के मूल्य में सम्मिलित कर लिया जाएगा।
परंतु यदि इन सब का मालिक नियोक्ता स्वयं नहीं है और उसने ये किराए पर लाकर, हायर पर लाकर व्यवस्था की है, तो उनका जो भी किराया, वास्तविक किराया होगा, उसे मकान की सुविधा के मूल्य में सम्मिलित करके फर्निश्ड एकोमोडेशन, सुसज्जित मकान का मूल्य ज्ञात करेंगे और उसे कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित करेंगे। सैलरी ऑन ड्यू बेसिस, यह भी बात हम पहले कर चुके हैं, एक बार पुनः हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। द सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन शैल बी टेकन ऑन द ड्यू बेसिस एंड ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच द एकोमोडेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉय को, कर्मचारी को जिस अवधि के लिए मकान की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, केवल उसी अवधि का वेतन लेना है और वह भी वह वेतन जो देय हो चुका है, प्राप्त वास्तव में हुआ हो अथवा नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। If the accommodation has been occupied for part of the year, then above mentioned salary shall be proportionately calculated। यदि वर्ष के आंशिक भाग के लिए मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात करना हो, जब केवल आंशिक भाग के लिए ही मकान दिया गया हो, तो केवल उसी अनुपात से हम वेतन की गणना करेंगे जिस अवधि के लिए, जिस भाग के लिए, जिस वर्ष के उस भाग के लिए जब उसको मकान की यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई हो। बोनस इज़ एन एनुअल पेमेंट, बोनस एक वार्षिक भुगतान है। स्टिल इट शैल बी टेकन ऑन प्रो राटा बेसिस, परंतु इसको भी आनुपातिक रूप से लिया जाएगा यदि कर्मचारी को इसका गत वर्ष में भुगतान किया गया है। मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, यानी यह सुविधा उसको या उसके पारिवारिक सदस्यों के उपयोग के लिए होनी चाहिए। तो पारिवारिक सदस्यों में कौन कौन सम्मिलित होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड एंड मेंबर ऑफ हाउस होल्ड वुड इंक्लूड स्पाउस, उसमें जीवन साथी सम्मिलित होगा। वेदर डिपेंडेंट ऑन और नॉट, चाहे वह उस पर निर्भर हो या नहीं। चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, बच्चे और उनके जीवन साथी, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, चाहे वो उस पर निर्भर हो या नहीं। पेरेंट्स, यानी कर्मचारी के माता पिता, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, चाहे वो उस पर निर्भर है या नहीं। सर्वेंट्स एंड अदर डिपेंडेंट्स, यानी कर्मचारी के कोई यदि नौकर हैं और कोई भी अन्य जो उस पर निर्भर हो, जो उसके साथ उसके निर्भरता में उसके साथ रहता हो। यदि इनमें से किसी को भी मकान की सुविधा उपभोग करने के लिए नियोक्ता द्वारा दी गई है, तो उस मकान का मूल्यांकन ज्ञात किया जाएगा। एकोमोडेशन एट स्पेशल साइट्स, कुछ विशेष स्थान होते हैं, यदि वहाँ पर मकान की सुविधा नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, तो वह इन विशिष्ट परिस्थितियों के कारण कर से मुक्त होगी। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट ए माइनिंग साइट, यदि कोई खान के साइट पर या एट ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, यानी जहाँ पर तेल के कुओं की खुदाई होती है वहाँ पर, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, यानी कहीं पर यदि कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उस साइट पर, और डैम साइट, यानी जहाँ पर कोई बांध बनाया जा रहा है उस साइट पर, और ए पावर जनरेशन साइट, या जहाँ पर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा ऐसी साइट पर, और ए साइट लोकेटेड एट ए रिमोट एरिया, यानी एक ऐसा स्थान जो बहुत ही दूरस्थ स्थान है, ऐसी साइट पर विल बी टैक्स फ्री परक्यूजाइट। ये सभी दुर्गम स्थान हैं जहाँ पर नियोक्ता स्वयं चाहता है कि कर्मचारी वहाँ रहे, क्योंकि वहाँ पर आना जाना या नियुक्त कर्मचारी के लिए ऐसी स्थान पर जो है वो रहना एक दुष्कर कार्य होता है। तो नियोक्ता की आवश्यकता के लिए वो रहता है वहाँ पर। तो ऐसे मकान की सुविधा जो नियोक्ता द्वारा इन स्थानों पर उपलब्ध करवाई गई हो, आयकर अधिनियम के प्रावधानों में उनको कर से मुक्त घोषित कर दिया गया है। रिमोट एरिया को डिफाइन भी किया गया है, दूरस्थ क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। रिमोट एरिया मीन्स एन एरिया which does not have any town with the population exceeding 20,000 within a distance of 40 kilometers। यानी दूरस्थ क्षेत्र उसको कहेंगे जिसके 40 किलोमीटर की परिधि में कोई भी प्रकार का ऐसा कस्बा नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से अधिक हो, तो उस स्थान को दूरस्थ स्थान कहा जाएगा और वहाँ पर दिया गया मकान कर से मुक्त होगा।
मोर देन वन एकोमोडेशन, यदि नियोक्ता ने एक से अधिक मकान की सुविधा नियोक्ता ने कर्मचारी को दे रखी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कर्मचारी का परिवार मुंबई में रहता है क्योंकि उसके बच्चे मुंबई में पढ़ते हैं और उसका पदस्थापन स्थान मान लीजिए पूना में है, तो नियोक्ता ने उसको पूना में और मुंबई में दोनों स्थानों पर यदि मकान की सुविधा देती है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? If the employer has provided accommodation at 2 or more places because of the transfer of the employee from one place to another place, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यदि यह कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण हुआ है तो 90 दिनों तक फॉर द पीरियड ऑफ फर्स्ट 90 डेज, 90 दिनों तक दोनों में से एक मकान ही कर योग्य होगा। दैट एकोमोडेशन विल बी टैक्स्ड विच हैज़ लोअर परक्यूजाइट। हम उन 90 दिनों के लिए दोनों मकानों का मूल्यांकन अलग अलग ज्ञात करेंगे और दोनों में से जो भी कम मूल्य वाला होगा उस पर कर लगाएंगे, यानी एक ही मकान कर योग्य माना जाएगा। लेकिन यदि 90 दिनों से भी ज़्यादा मकान कर्मचारी के पास में रहता है तो ऐसी स्थिति में दोनों मकानों का अलग अलग नियमानुसार मूल्यांकन करेंगे और उन दोनों के मूल्य पर कर लगाया जाएगा। दोनों उसके कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित करेंगे। पर ध्यान रखिए ये 90 दिनों का जो अवधि है वो केवल कर्मचारी के स्थानांतरण की दशा में है। मान लीजिए कर्मचारी मुंबई में है और नियोक्ता ने मुंबई में ही 2 मकान कर्मचारी को दे दिए रहने के लिए। हमारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए कर्मचारी अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता के साथ में और अपने भाई बहनों के साथ में रहता है। अचानक कुछ पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ती है और उसकी पत्नी और उसके माता पिता के बीच में आपस में अनबन हो जाती है और वह डिस्टर्ब रहने लग जाता है, जिसके कारण से नियोक्ता का कार्य प्रभावित होता है। नियोक्ता उससे बात करता है और उसकी समस्या को समझ जाता है। वह तुरंत ही एक और मकान की व्यवस्था करता है और उसमें उसको, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को दे देता है रहने के लिए वो मकान। यानी पुराने वाले मकान में अभी भी उसके माता पिता और भाई बहन रहते हैं और नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कहा जाता है कि तुम दोनों मकानों का उपयोग करो और काम मन लगा कर करो। तो आप देखिए स्थानांतरण नहीं हुआ, लेकिन एक ही स्थान पर 2 मकानों की सुविधा कर्मचारी को उपलब्ध करा दी गई है। तो यहाँ पर दोनों ही मकानों का मूल्य ज्ञात किया जाएगा और कर योग्य वेतन की गणना में इसको सम्मिलित किया जाएगा। मोर देन वन एम्प्लॉयर, यदि एक ही समय में 2 नियोक्ता हो और यहाँ पर एक ही नियोक्ता द्वारा मकान की सुविधा प्रदान की गई हो, तब भी मकान की सुविधा का मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए जो वेतन की गणना करना हमने सीखा है, उस अवधि में यदि 2 नियोक्ता है वेतन देने वाले, तो दोनों ही नियोक्ताओं का वेतन मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए सम्मिलित किया जाएगा। हम उदाहरण लेते हैं। एक कर्मचारी सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक एक नियोक्ता के यहाँ पर कार्य करता है और वह उसे प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए का वेतन का भुगतान करता है। वही कर्मचारी शाम को अंशकालिक कर्मचारी के रूप में किसी और नियोक्ता के यहाँ पर कार्य करता है शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, और दूसरा नियोक्ता उसको 1 लाख रुपए का वार्षिक वेतन का भुगतान करता है। प्रथम नियोक्ता ने उसको मुफ्त में रहने के मकान की सुविधा दे रखी है और वह मकान उसके स्वामित्व का नहीं है। तो ध्यान रखिए, हमने समझा था जो मकान नियोक्ता के स्वामित्व का नहीं हो उसका मूल्यांकन होता है वेतन का 15% या वास्तविक किराया जो चुकाया गया। मान लीजिए प्रश्न में आपको वास्तविक किराया नहीं दिया गया तो हम मान लेंगे वो ज़्यादा होगा, इसलिए देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वेतन का 15% मकान की सुविधा का मूल्य मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ वेतन का अर्थ उस अवधि में, जिस अवधि में उसको मकान की सुविधा मिली है, उसमें जितने भी नियोक्ता होंगे, चाहे किसी ने मकान की सुविधा दी हो या नहीं दी हो, सभी का वेतन सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम नियोक्ता के 2 लाख रुपए और दूसरे नियोक्ता का 1 लाख रुपया, दोनों का मिला के 3 लाख रुपए का उसका कुल वेतन हुआ। उसका 15% यानी मकान की सुविधा का मूल्य 45,000 रुपये माना जाएगा। इस प्रकार हमने किराए से मुक्त रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है आयकर अधिनियम में, उसको समझा। एक बात हम
इसी व्याख्यान में समझ लेते हैं। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त में रहने का मकान नहीं दे करके रियायती दर पर दिया है, यानी जो सुविधा उसने दी है उसका यदि किसी भी प्रकार का कोई मूल्य वसूल करता है तो उस सुविधा का मूल्यांकन कैसे करेंगे वह भी यहीं पर सीख लेते हैं। पहले हम मान लेंगे जैसे वह किराए से मुक्त हो, यानी कोई भी प्रकार का किराया नहीं लिया जाता है नियोक्ता द्वारा। उस मूल्यांकन को ज्ञात करने के तुरंत पश्चात उस सुविधा के जिस मूल्य को हमने ज्ञात किया है उसमें से जितना किराया नियोक्ता ने वास्तव में वसूल कर लिया है उसको घटा देंगे। शेष राशि कर योग्य रियायती दर पर प्राप्त किए गए मकान की सुविधा का मूल्य होगी और उसे कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित करेंगे। अन्य अनुलाभों का मूल्यांकन ज्ञात करना हम अगले व्याख्यान में सीखेंगे। धन्यवाद।